हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एएस फार्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में कवर किया गया है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, ऐसे वेरियस न्यूज़पेपर में दोस्तों इस बीमारी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और इस बीमारी का नाम है दोस्तों GBS, यानी कि गुलियन बेयर सिंड्रोम। इसी बीमारी के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको फार्मा एज वेल एज नॉन फार्मा दोनों भी टाइप के वीडियोस मिलते हैं, जो कि अपकमिंग सभी एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए बात करते हैं जीबीएस के बारे में। दोस्तों, जीबीएस यानी कि गुलियन बेयर सिंड्रोम, जो कि एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। दोस्तों, इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारे पेरिफेरल नर्व होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के पेन के लिए, मूवमेंट के लिए, टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। बेसिकली दोस्तों, हमारे बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दोस्तों जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंडली होता है दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो ब्लूइश कलर में है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इट इज द ब्रांच ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। दोस्तों, इस बीमारी में स्पेसिफिकली हमारे पेरिफेरल नर्व ही डैमेज होते हैं, जो कि हमारे ऑल ओवर द बॉडी की कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, बेसिकली ये जो डिसीज का इंसिडेंस है वो हमारे मेल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वुमेन, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट होने के चांसेस है वो मेल में बहुत ज़्यादा होते हैं, वुमेन में थोड़ा सा कम होते हैं। ऐसा नहीं कि वुमेन्स में हो गए, लेकिन वुमेन्स में भी होगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होगा, बहुत लेस चांसेस है डेवलप होने के। और इसका जो एज ग्रुप है दोस्तों, किसी भी एज में इस बीमारी हो सकती है। बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी भी इंसान को जीबीएस के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कॉजेस का। अकॉर्डिंग टू द WHO दोस्तों, इसके लिए एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिसीज इज नॉट नोन, यानी कि इसके बारे में कोई पता ही नहीं चला है अभी तक। अभी भी साइंटिस्ट इसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन पता करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ देखा गया है कि कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन किसी पेशेंट में होता है तो दोस्तों उसको जीबीएस के होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। और कुछ केसेस में दोस्तों वैक्सीनेशन के टाइम पे, स्पेसिफिकली दोस्तों फ्लू वैक्सीन जिस पेशेंट ने लिया या जिस पर्सन ने लिया है दोस्तों, उसमें जीबीएस के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। और सेकेंडली दोस्तों, सर्जरी के टाइम पे भी दोस्तों हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। और सर्जरी के बाद भी दोस्तों कुछ कुछ पेशेंट्स में जीबीएस के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। ऐसे कुछ रीजंस है दोस्तों, लेकिन एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स का। दोस्तों, जब भी जीबीएस किसी पेशेंट में देखने को मिलता है, उसमें से कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे मसल का वीकनेस हो जाता है दोस्तों, बॉडी ठीक से ग्रिप नहीं कर पाती है, किसी चीज़ को ठीक से पकड़ नहीं पाती है, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता है। ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। सेकेंडली दोस्तों, पेन देखने को मिलता है बॉडी के लिम्ब में और स्पाइनल पार्ट में, यानी कि बैक ऑफ द बॉडी और लेग्स में ऐसा पेन देखने को मिलता है पेशेंट्स में। सेकेंडली दोस्तों, पैरालिसिस देखने को मिलता है पेशेंट में, यानी कि बॉडी का जो सेंसेशन है दोस्तों, जो बॉडी के जो सेंसरी नर्व है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी इंसान या कोई भी पेशेंट जिसे जीबीएस हुआ है वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक से बातचीत नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि किसी किसी पेशेंट में दोस्तों फेशियल पैरालिसिस जैसे भी प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। सेकेंडली दोस्तों, रेस्पायरेटरी वीकनेस हो जाता है, यानी कि रेस्पायरेटरी पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम भी पेशेंट्स में देखने को मिला है। इसके चलते दोस्तों पेशेंट में सांस लेने में तकलीफ होती है। सेकेंडली दोस्तों, इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी का, क्योंकि जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो रिजिड बन जाते हैं, स्टिफ बन जाते हैं। उसके चलते जो बॉडी का जो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों वो लॉस हो जाता है, क्योंकि बॉडी ठीक से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाती है। इसलिए दोस्तों बॉडी ठीक से मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसलिए बॉडी का जो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों वो लॉस हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डायग्नोसिस का।
प्रेजेंट डे पे दोस्तों उसके लिए स्पाइनल टैप किया जाता है, यानी कि दोस्तों आपके बॉडी किसी भी इंसान के स्पाइनल कॉर्ड से सीएसएफ निकला जाएगा, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकला जाएगा दोस्तों, और उसका एनालिसिस किया जाएगा। सेकंड है दोस्तों, जो बॉडी के नर्व होते हैं, मसल होते हैं, उसके फंक्शन डिटेक्ट किए जाएंगे बाय यूजिंग द इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाएंगे और आपके मसल की फंक्शनिंग चेक की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों नर्व सिग्नल। दोस्तों आपकी जो बॉडी पे जो सिग्नल्स ट्रांसफर करने का काम करता है वो होता है नर्व ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे हम नर्व कंडक्शन स्टडीज बोलते हैं। यानी कि दोस्तों जो भी बॉडी में हमारे सिग्नल्स होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो ट्रांसफर करने का काम करते हैं नर्व, और उसे हम नर्व सिग्नलिंग बोलते हैं ना साइंटिफिक लैंग्वेज, राइट। उसे हम दोस्तों डिटेक्ट करेंगे, देखेंगे कि जो सिग्नलिंग हो रही है बॉडी में वो प्रॉपर से हो रही है, ठीक से हो रही है कि नहीं है। अगर नहीं हो रही है तो उस केस में जीबीएस के सिम्टम्स पेशेंट में हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट का। एट ए प्रेजेंट डे पे इसके लिए दोस्तों कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जनरली डॉक्टर दोस्तों आईवी रूट से इम्यूनोग्लोबिन देते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट सर्वाइव कर सके। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में दोस्तों प्लाज्मा फेरेसिस दिया जाता है, यानी कि ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि पेशेंट को कुछ सिम्टम से रिलीफ मिल सके और पेशेंट का सर्वाइवल रेट बढ़ाया जा सके। इसलिए दोस्तों इस बीमारी को, इस सिंड्रोम को एक डेडली सिंड्रोम की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल एएस फार्मा एजुकेशन को, और एट द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद।